नमस्कार, स्वागत है आपका छत्तीसगढ़ के बुलेटिन में। मैं हूं आपके साथ यशी शुक्ला। करेंगे खबरों का, लेकिन उससे पहले नजर डालेंगे सुर्खियों पर। कोरोना संकट पर पीएम मोदी की बैठक, राज्यों के मुख्यमंत्रियों संग ताजा स्थिति पर चर्चा, वैक्सीन वितरण पर भी बैठक में बात। केंद्र पर भेदभाव का आरोप, सीएम ने कहा 30,000 करोड़ मांगे थे, नहीं मिले, अब तो केंद्र पीपीई किट भी नहीं दे रहा। छत्तीसगढ़ के रावघाट में सुरक्षा बल के जवानों और नक्सलियों के बीच मुठभेड़ में 3 नक्सली ढेर, हथियार भी बरामद। अपराधों की रोकथाम को लेकर एक्शन मोड के निर्देश, गृह मंत्री साहू ने ली अहम बैठक में दिए जरूरी दिशा निर्देश। कोरिया पति ने शराब के नशे में की पत्नी की हत्या, मामले की जांच में जुटी पुलिस से आरोपी पति को किया गिरफ्तार। छत्तीसगढ़ में कोरोना का कहर जारी, प्रदेश में 2,747 नए संक्रमित केस मिले, 14 मौतें भी और 2 लाख मरीज हुए ठीक। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। रायपुर में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की नरवा योजना तेजी से मूर्ति रूप ले रही है। राज्य सरकार की महत्वाकांक्षी सूराजी गांव योजना के प्रमुख घटकों में नरवा, घुरवा और बाड़ी योजना में नरवा परियोजना के तहत प्रदेश में वर्षा जल संचयन, सिंचाई और आजीविका के साधनों का तेजी से विकास हो रहा है। नरवा परियोजना के तहत प्रदेश के बस्तर जिले में वर्षा जल संचयन के लिए रीज टू वैली कॉन्सेप्ट के अनुसार डीपीआर तैयार किया। योजना के तहत ऐसी संरचनाएं बनाई जाएंगी जो सतही भंडारण या भूजल के माध्यम से आगे के उपयोग के लिए वर्षा जल की कुछ मात्रा को धारण करने और पुनर्भरण करने में सक्षम हो। कम वर्षा और कम सिंचाई क्षमता के कारण जलवायु परिवर्तन और सिंचाई क्षमता की कमी के कारण आजीविका प्रभावित हुई है। योजना का मुख्य उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्र में सुरक्षित आजीविका बनाना है, क्योंकि वे अधिकतर सिंचाई और कृषि संबंधित कार्यों के लिए बारिश के पानी पर निर्भर रहते हैं। रायपुर में महिलाओं एवं बच्चों की सुपोषण सुरक्षा की और मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की मंशा अनुरूप प्रदेश में तेजी से कार्य किए जा रहे हैं, जिसमें मोहतारी जोतन योजना अंतर्गत गर्भवती महिलाओं के पोषण स्तर में सुधार के लिए प्रयास किया जा रहा है एवं प्रतिदिन महिलाओं को गर्म भोजन प्रदान किया जा रहा है। राजनांदगांव जिले में वर्तमान में कुल 13,524 गर्भवती महिलाएं गर्म भोजन प्रतिदिन प्राप्त कर रही हैं। गर्भवती महिलाओं को प्रतिदिन आंगनबाड़ी केंद्र आने के लिए प्रेरित किया जा रहा है। उनका नियमित स्वास्थ्य जांच एवं टीकाकरण किया जा रहा है। उन्हें पात्रता अनुसार प्रधानमंत्री मातृवंदना योजना, जननी सुरक्षा योजना, मनरेगा मातृत्व भत्ता और भगिनी प्रसूति योजना का लाभ देने के लिए आंगनबाड़ी केंद्र एवं स्वास्थ्य केंद्र प्रचार प्रसार व पंजीयन किया जा रहा है। जिले में 1 जुलाई 2019 से कुपोषण मुक्ति हेतु विशेष कार्य योजना तैयार कर विभागों के समन्वय तथा सामुदायिक सहभागिता से अभियान प्रारंभ किया गया, जिसके अंतर्गत प्रत्येक कुपोषित बच्चे की प्रतिदिन आंगनबाड़ी केंद्र में उपस्थिति, पोषण आहार प्रदाय, गृह भेंट एवं सामुदायिक सहभागिता कार्यक्रमों के माध्यमों से पोषण स्तर में सुधार का प्रयास किया जा रहा है। संतोषजनक ही कही जा सकती है, क्योंकि पॉजिटिविटी रेट जो हमारे राज्य में था सितंबर के आखिरी में ये 15.5 तक चला गया था और अक्टूबर के आखिरी आते आते ये 9.16 पे आ गया था। नवंबर के पहले सप्ताह में 7.5, दूसरे सप्ताह में 6.78, तीसरे सप्ताह में 7.14 और कल का अगर देखें तो ये 6.29 पे था। तो टेस्टिंग जितनी हो रही है उसकी तुलना में पॉजिटिव कितने आ रहे हैं केस, ये फिलहाल बड़ी चिंता का विषय नहीं है। किन शहरों में केसेस कुछ ज़्यादा आ रहे हैं ये चिंता का विषय है। रायगढ़ हमारे लिए चिंता का विषय है, चांपा जांजगीर चिंता का विषय है, कोरबा हमारे लिए चिंता का विषय है और मरवाही में चुनाव के बाद क्या प्रभाव पड़ा है ये हमारे लिए अभी चिंता का विषय है। और लगातार हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि टेस्टिंग एक सीमा तक रहे। कल 32,751 टेस्ट हुए उदाहरण के लिए, तो टेस्ट संख्या हमारी बनी रहे। एक बात ये आ सकती है, आती है कभी कभी, कि एंटीजन के टेस्ट हमारे ज़्यादा हैं। स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव ने केंद्र सरकार पर भेदभाव का आरोप लगाया है।
उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार से कोरोना को लेकर कोई भी मदद आना बंद हो गई है। केंद्र सरकार से पैसे की मदद की आवश्यकता है। केंद्र सरकार को ऐसी स्थिति में समय आर्थिक मदद करनी चाहिए। खाद्य मंत्री अमरजीत भगत ने खरीफ विपणन वर्ष 2020-21 के लिए 1 दिसंबर से शुरू होने वाली धान खरीदी की तैयारियों की समीक्षा की। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने निर्देशानुसार अन्य राज्यों में धान के अवैध परिवहन को रोकने के लिए मुस्तैद छत्तीसगढ़ पुलिस होंगे। बता दें कि छत्तीसगढ़ में 1 दिसंबर से धान खरीदी होने वाली है। इसे दृष्टिगत रखते हुए मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के निर्देशानुसार अन्य राज्यों से धान के अवैध परिवहन को रोकने के लिए छत्तीसगढ़ पुलिस है। खाद्य व नागरिक आपूर्ति मंत्री अमरजीत भगत ने भी धान की अवैध आवक रोकने के लिए सभी जिले के कलेक्टरों को व अधिकारियों को निर्देश दिए। इस संबंध में छत्तीसगढ़ पुलिस छत्तीसगढ़ के सीमांत जिलों में तैनात होंगे। खाद्य मंत्री अमरजीत भगत हमारे साथ उपस्थित थे। 1 दिसंबर से छत्तीसगढ़ सरकार धान खरीदी करने जा रही है। इसके लिए आज आपने मीटिंग बैठक ली है अधिकारियों की, क्या तैयारी चल रही थी, क्या निर्णय लिए गए? छत्तीसगढ़ में धान खरीदी बहुत बड़ा काम है और लगभग 85 लाख मीट्रिक टन से ऊपर धान की खरीदी होनी है। उसमें लगभग 4,75,000 गठान बारदाने की आवश्यकता होगी और इस समय 2200 से ऊपर धान खरीदी केंद्र हो रहे हैं। पहले 2000 लगभग था, बढ़ करके 2200 लगभग हो जा रहा है। सभी धान खरीदी केंद्रों की तैयारी वहाँ तौलाई से लेकर के और ड्रेनेज सिस्टम से लेकर के रख रखाव जो सभी प्रकार के जो आवश्यक तैयारी है उसके लिए आज हमने बैठक किया और निर्देश भी दिया है। साथ ही उसमें बारदाने से लेकर के उसका माप तौल, जहाँ पर बुनियादी आवश्यकता है बिजली पानी सभी चीज़ के लिए व्यवस्था करने के लिए आज तैयारी हुई है। तो हम कह सकते हैं कि समय पर धान खरीदी हो और किसानों को किसी प्रकार का दिक्कत न, इसको पूरा ख्याल रखा जा रहा है। ये थे खाद्य मंत्री अमरजीत भगत। इन्होंने कहा कि अभी जो 1 दिसंबर से छत्तीसगढ़ में धान खरीदी करने जा रही है छत्तीसगढ़ सरकार, तो इसके लिए पूरी व्यवस्था कर दी गई है। बारदाने भी पर्याप्त हैं इनके पास और जितने भी खरीदी केंद्र है वहाँ पर भी सुव्यवस्थित तौर से व्यवस्था की गई है। धान के लिए अन्य राज्य से जो धान का लेके आते जो छत्तीसगढ़ में बेच रहे हैं उसको भी रोकने के लिए इन्होंने पूरी तैयारी कर दिया है। कलेक्टर लोगों को भी निर्देशित कर दिया गया है। मैं हूँ रायपुर से चित्रा पटेल के न्यूज़। खबर कांकेर से है, जहां मुख्यमंत्री के संसदीय सलाहकार राजेश तिवारी पंखाजुर पहुंचे। युवाओं ने उनका जोरदार स्वागत किया, जहां पर विधायक कार्यालय का उद्घाटन किया गया और जनता से मुलाकात की। राजेश तिवारी ने परलकोट में रोजगार के मुद्दे पर बात की और ज्यादा से ज्यादा रोजगार दिलाने का वादा किया। इस कार्यक्रम में वरिष्ठ स्थानीय नेता देवोजीत कुंडू और अभिजीत भट्टाचार्य, पंकज शाह के साथ हजारों की संख्या में लोग उपस्थित रहे। छत्तीसगढ़ के कवर्धा जिले में नाबालिग आदिवासी बच्ची से गैंगरेप करने का मामला सामने आया है। इस घटना को आरोपियों ने उस वक्त अंजाम दिया जब नाबालिग अपने बॉयफ्रेंड के साथ घर से घूमने के लिए निकली थी। तभी चारों युवक ने बॉयफ्रेंड को डरा धमकाकर वहां से भगा दिया और फिर बारी बारी से सामूहिक दुष्कर्म किया। पुलिस कुछ संदिग्धों को हिरासत में लेकर पूछताछ कर रही है। पुलिस की माने तो नाबालिग आदिवासी बच्ची अपने बॉयफ्रेंड के साथ रात 7 बजे घर से निकली थी और इसी दौरान रास्ते में से 4 युवक मिले जो उन्हें धमकाने लगे। नाबालिग के बॉयफ्रेंड को धमकी देकर घटनास्थल से भगा दिया, जिसके बाद गैंगरेप की घटना को अंजाम दिया गया। मामले की जानकारी रात करीब 11 बजे कोतवाली थाना को मिली। कोतवाली पुलिस ने बच्ची को थाने लेकर आई। मामले को गंभीरता से लेते हुए कवर्धा पुलिस अधीक्षक और थाना प्रभारी ने मामले की जांच कर आरोपियों की तलाश में जुट गई है। पुलिस कुछ संदेहियों को उठाकर पूछताछ कर रही है। अंतर्गत कल रात में एक मामला आया था जिसमें एक नाबालिग पीड़िता ने थाने में आकर ये रिपोर्ट दर्ज कराई है कि उसके साथ कुछ 4 लड़कों ने सामूहिक दुष्कर्म किया है। उसकी सूचना मिलते ही तत्काल रात से ही अलग अलग पार्टियां लगा करके टेक्निकल इनपुट्स भी जो भी हमारे पास हैं उनके
बेसिस पे और जो फील्ड पे हमारे लड़के जो भी इनपुट मिल रहे हैं उसके बेसिस पे कई संदेहों को लाया गया है, पूछताछ जारी है और हमें पूरी उम्मीद है कि जल्द से जल्द आरोपियों को पकड़ लिया जाए। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर कोरोना को लेकर क्या कुछ कह रहे हैं, आपको सुना देते हैं। मुझे लगता है कि कोई 24-25 करोड़ रुपया इकट्ठा हुआ है, लेकिन देखिए मास्क न पहनने वाले से जुर्माना लेने का कोई हेतु पैसा इकट्ठा करना नहीं होता है। वो तो एक डेटरेंट होता है कि लोग जो है सो थोड़ा सा भयभीत हो, मास्क जरूर पहने। हम साथ में मास्क उनको देते भी हैं, बांटते भी हैं, चालान भी करते हैं, साथ में उनको कहते हैं 5 मास्क लेकर जाओ और जो चालान के साथ उनको 5 मास्क दिए जाते हैं। हमने पीडीएस दुकानों पर मास्क रखे हैं, उनको भी देते हैं। अर्बन लोकल बॉडीज के माध्यम से भी मास्क उनको देते हैं। मास्क लेने के बाद भी लोग पहनते नहीं हैं, इसलिए स्वभाव बने मास्क पहनने का, उसी लिए है। कोई इसका हेतु कोई चुनाव यानी कोई पैसा इकट्ठा करके कहीं लेने का ऐसा अर्थ नहीं है उसका। ये जो एनसीआर इलाकों में पार्षद है पानीपत के, उस मामले में एफआईआर हुई है एसपी के खिलाफ, इसको लेकर कॉन्ट्राडिक्टरी स्टेटमेंट डिप्टी सीएम की तरफ से दिया है, कैसे देखते हैं सर आप इस कार्रवाई को? देखिए, पुलिस को मौके के हालात देख करके और जो कंप्लेनेंट की जो एप्लीकेशन होती है उसके हिसाब से करना पड़ता है। क्या ठीक है क्या गलत है ये सब इन्वेस्टिगेशन के बाद ही आता है। अब चूंकि जो कंप्लेनेंट है उस पार्षद की बेटी जो स्वयं पार्षद है वो पूर्व पार्षद थे, तो उनकी बेटी ने एक एप्लीकेशन दी, उसमें उन्होंने एक शंका जाहिर की है। तो जब शंका जाहिर की है तो एक नियम होता है, हमने कहा कि भी जो कोई एफआईआर लिखाना चाहता है तो फर्स्ट राउंड में एफआईआर का मतलब होता है क्या, फर्स्ट इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट। तो फर्स्ट इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट में शिकायत करता जो लिख के देता उसको करना होता है, और उसमें कोई एफआईआर लिखने से कोई दोषी बन जाता ऐसा नहीं है। इसलिए वो ठीक है, उनकी राय है, लेकिन कंप्लेनेंट संतुष्ट अगर ना हो तो हमें तो कंप्लेनेंट को संतुष्ट करना होता है। बाद का काम है इन्वेस्टिगेशन में अगर कोई एसपी का रोल होगा तो विषय आगे बढ़ेगा, नहीं होगा तो एसपी का रोल नाम बाहर हो जाएगा, एकदम बाहर हो जाएगा। ये सर जो एनसीआर के इलाके हैं जहाँ पर केसेस भी ज्यादा आ रहे हैं, वहाँ पर जो ये हेल्थ के पॉइंट ऑफ से, मेडिकल के पॉइंट ऑफ से क्या ज्यादा व्यवस्थाएं जो हैं और करी गई हैं? देखिए, वहाँ पर पर्याप्त जो स्टाफ है, हमारा हेल्थ केयर स्टाफ है, उसकी संख्या हमने प्राप्त की है, बेड्स की संख्या प्राप्त की है, ऑक्सीजन बेड्स की संख्या प्राप्त की है, आईसीयू बेड्स की संख्या प्राप्त है। यानी कोई हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर में कमी नहीं है। कोई हमारे कोरोना वॉरियर्स हैं, उनकी संख्या कम नहीं है। और कोरोना वैक्सीन को लेकर पीएम मोदी का बड़ा बयान, आंकड़ों पर नहीं रणनीति पर करे बात। पीएम मोदी का बड़ा बयान कोरोना वैक्सीन को लेकर, वैक्सीन तैयार करना हमारे हाथ में नहीं है। पीएम ने कहा कि वैज्ञानिक ही बता सकते हैं कि कब आएगी वैक्सीन। कोरोना वैक्सीन पर पीएम मोदी का बड़ा बयान। आपको बता दें कि आज सबसे ज्यादा कोरोना प्रभावित राज्यों के मुख्यमंत्रियों से पीएम मोदी ने बैठक की और बैठक में चर्चा के बाद कोरोना वैक्सीन पर बड़ा बयान देते हुए उन्होंने कहा कि वैक्सीन तैयार करना हमारे हाथ में नहीं है और ये वैज्ञानिक ही बता सकते हैं कि आखिर कब आएगी वैक्सीन। कोरोना वैक्सीन पर पीएम मोदी का बड़ा बयान। इस वक्त की बड़ी खबर, वैज्ञानिक ही बता सकते हैं कि आखिर कब आएगी वैक्सीन। वैक्सीन बनाना वैज्ञानिकों के हाथ में है। कोरोना संकट पर पीएम मोदी ने किया महामंथन। बता दें आपको कि कोरोना प्रभावित सबसे ज्यादा राज्यों के जो 8 मुख्यमंत्री थे उनसे पीएम मोदी ने बैठक में चर्चा की। कोरोना वैक्सीन को लेकर बात की गई और कोरोना को किस तरह से नियंत्रण में लाना है इसको लेकर चर्चा की। और पीएम मोदी ने बड़ा बयान देते हुए कहा कि वैक्सीन बनाना हमारे हाथ में नहीं है और कब तक आएगी ये वैज्ञानिक ही बता सकते हैं। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ ब्यूरो चीफ अमित दुबे हमसे जुड़ चुके हैं। अमित, जिस तरीके से सबसे ज्यादा कोरोना प्रभावित जो राज्य थे उनके साथ चर्चा करने के बाद पीएम मोदी ने जो बड़ा बयान दिया है कि कोरोना वैक्सीन के लिए अभी थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा और वैज्ञानिक ही बता सकते हैं कि कब आएगी कोरोना वैक्सीन, इसको लेकर क्या कहना है? अमित, आपकी आवाज स्पष्ट नहीं आ रही है, फिर से आपको संपर्क करने की कोशिश करते हैं। कोरोना वैक्सीन पर पीएम मोदी का बड़ा बयान, वैज्ञानिक ही बता सकते हैं कि आखिर कब तक आएगी वैक्सीन।
पीएम ने कहा कि वैज्ञानिक बनाना वैज्ञानिकों के हाथ में है। कोरोना संकट पर पीएम मोदी ने किया महामंथन। कोरोना वैक्सीन पर पीएम मोदी का बड़ा बयान। आंकड़ों पर नहीं, रणनीति पर करे बात। पीएम मोदी का बड़ा बयान। वैक्सीन तैयार करना हमारे हाथ में नहीं है, वैज्ञानिक ही बता सकते हैं कि आखिर कब आएगी वैक्सीन। आपको बता दें कि कोरोना की रफ्तार दिन ब दिन लगातार बढ़ती जा रही है और इसको लेकर पीएम मोदी ने आज सबसे ज्यादा कोरोना प्रभावित राज्यों के मुख्यमंत्रियों से बैठक की और उनसे बात की, कोरोना की स्थिति के बारे में जानकारी ली। उसके बाद पीएम मोदी का बड़ा बयान आया है कि वैक्सीन कब तक आएगी ये वैज्ञानिक बता सकते हैं। कोरोना संकट पर पीएम मोदी ने महामंथन किया और कोरोना वैक्सीन पर पीएम मोदी ने बड़ा बयान देते हुए कहा कि आंकड़ों पर नहीं, रणनीति पर करे बात। और एक बार फिर हमारे साथ ब्यूरो चीफ अमित दुबे जुड़ चुके हैं। अमित, लगातार कोरोना की रफ्तार बढ़ती जा रही है, ऐसे में पीएम मोदी ने भी बड़ा बयान दिया है कि वैज्ञानिक ही बता सकते हैं कब तक आएगी वैक्सीन, क्या कहेंगे? जी बिल्कुल, देखिए इससे पहले स्वास्थ्य मंत्री ने भी स्पष्ट किया था कि भी वैक्सीन आने में कम से कम 3 महीने का वक्त लग सकता है। कि तमाम कंपनियां दावा जरूर कर रही थी, चाहे ऑक्सफोर्ड की बात करें, मॉडर्ना की बात करें, फाइजर की बात करें, तमाम कंपनियां अपनी दवाओं को 95% तक कारगर बता रही थी। लेकिन ऐसे में जो वैक्सीन जब तक कम्प्लीटली वैक्सीन लॉन्च नहीं होता तब तक लोगों के पास उसे मुहैया नहीं कराया जाएगा। और यही वजह है कि प्रधानमंत्री इस चीज को स्पष्ट कर दिया है कि लोग बिल्कुल लापरवाही ना बरतें, सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क किस तरह जरूरी है और उसकी उपलब्धता साफ तौर पर प्रधानमंत्री यहाँ पे लगातार जो लोगों को जरूरी है उसके लिए एक बार फिर आगाह किया है कि लोग इस भ्रम में ना रहे कि बहुत जल्द दवा आने वाली है और वैक्सीन से लोग जो है वो ठीक होने लगेंगे। तो आज की मीटिंग जो खासतौर पर लोगों जो रोकथाम के लिए रखी गई थी, कैसे कोरोना पे अंकुश लगाया जाए, उसे लेके सभी मुख्यमंत्रियों का प्रधानमंत्री रूप थे। जी अमित, बिल्कुल कहीं ना कहीं तमाम तरीके की बातें होने लगी थी कि जल्द ही कोरोना वैक्सीन आ जाएगी। ऐसे में पीएम मोदी का जो बयान है उससे तो ये स्पष्ट हो जाता है कि कोरोना वैक्सीन के लिए अभी हमें और इंतजार करना पड़ेगा। लेकिन जो कोरोना की रफ्तार है वो लगातार बढ़ती जा रही है, ऐसे में लोगों को जागरूक करना एक बड़ा काम है। इसके लिए राज्य के जो मुख्यमंत्री है वो क्या करेंगे, क्या इस पर कुछ जानकारी है? देखिए, मुख्यमंत्रियों ने अपनी अपनी बात रखी है कि कैसे दूसरे प्रदेशों उनके यहाँ बहुत ज्यादा संक्रमण नहीं फैला है, लेकिन तमाम बाहरी लोग, खासतौर पर अन्य प्रदेशों के लोग एंटर करते हैं, उस वजह संक्रमण फैल रहा है। इसके लिए प्रधानमंत्री ने खुद कहा है कि लगातार जो है केंद्र सरकार फ्री कोरोना टेस्ट करा रही है और ऐसे में फ्री टेस्ट जो है वो हर एक राज्य के लिए अवेलेबल है। लोग राज्य जो है वो ज्यादा से ज्यादा टेस्टिंग उपलब्ध करवाए। जिन लोगों पे भी संदेह है, खासतौर पे मोबाइल वैन के जरिए जो टेस्ट किए जा रहे हैं गलियों में, वहाँ पे मोबाइल वैन जो है भेजी जा सकती है। तो इस तरह की कई सजेशन जो है यहाँ पे सामने निकल के आई है। फिलहाल जो लॉकडाउन की बात थी, रात कर्फ्यू जिन राज्यों ने लगाया, उन्होंने अपनी मजबूरी बताई है कि किस तरह रात का कर्फ्यू जरूरी है। प्रधानमंत्री भी इस बात को बखूबी समझते हैं, लेकिन यहाँ पे सबसे जरूरी है लोगों को जागरूक करना। इसके लिए प्रधानमंत्री ने मुख्यमंत्रियों से भी आगाह किया है कि हर कोई अपने अपने राज्य की मेडिकल चिकित्सा और लोगों पे ध्यान देने की जरूरत है। जी बिल्कुल अमित, और कहीं ना कहीं ये स्पष्ट हो जाता है कि लोगों को जागरूक होने की बेहद यहाँ पर जरूरत है और मास्क लगाना हमारी आवश्यकता है। तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, कोरोना वैक्सीन को लेकर पीएम मोदी का बड़ा बयान। आंकड़ों पर नहीं, रणनीति तैयार करनी होगी, वैक्सीन तैयार करना हमारे हाथ में नहीं। और फिलहाल यहाँ पर वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का, जल्द हाजिर होते हैं। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। खुदी को आजमाया है तो ये अंदाज आया है, खुदी को आजमाया है तो ये अंदाज आया है। तुम में भी मैं हूं, शुद्ध प्लस पान मसाला।
कोरोना संकट काल में के न्यूज इंडिया की देशवासियों से अपील है कि हम जाति धर्म को भूलकर कोरोना को हराने में एक साथ खड़े हों। जरूरतमंदों की मदद करें। कोरोना के खिलाफ जंग में हम अपना योगदान दें। हम सब मिलकर लड़ेंगे और मिलकर जीतेंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है और अब रुक करेंगे छत्तीसगढ़ की खबरों का। छत्तीसगढ़ के मरवाही विधानसभा चुनाव में वर्चस्व की हार के बाद जनता कांग्रेस छत्तीसगढ़ जोगी पार्टी अब धान सत्याग्रह के जरिए पूरे प्रदेश में अपनी कोशिश में जुट गई है। 3 सूत्रीय की मांगों को लेकर पार्टी के सुप्रीमो अमित जोगी प्रदेश सरकार को घेरने की कोशिश कर रही है। बिलासपुर के मरवाही सदन से धान सत्याग्रह की शुरुआत की गई। अमित जोगी ने बताया कि प्रदेश सरकार द्वारा पिछले वर्ष की धान खरीदी बहुत ही निराशाजनक रही। पिछले दिनों हो गई वर्चस्व की हार के बाद कहीं न कहीं अमित जोगी और छत्तीसगढ़ की पहली क्षेत्रीय पार्टी जनता कांग्रेस छत्तीसगढ़ जोगी को फिर से जमीनी स्तर पर मजबूत करने की कोशिश करते नजर आ रहे। धान सत्याग्रह के जरिए अमित जोगी और पूरी जनता कांग्रेस छत्तीसगढ़ जोगी के कार्यकर्ता जमीनी स्तर पर पैठ बनाने की कोशिश करेंगे। बिलासपुर में मरवाही सदन में धान सत्याग्रह की शुरुआत से मुट्ठी भर जोगी कांग्रेस के नेता सम्मिलित हुए, जिसमें कोटा विधायक रेणु जोगी और लोरमी में विधायक धर्मजीत सिंह समेत कई नेता शामिल रहे। आज के विषय में सिर्फ दो ही तो अपने संगठन को मजबूती देना है, दूसरा धान के लिए सरकार का ध्यान आकृष्ट करना है। धान की खरीदी 1 महीने देरी से होने के कारण किसान बहुत परेशान हैं। पूरा त्यौहार वो धान बेच नहीं पाया और इनको बहुत मजबूरी थी, उन लोगों ने कम दर पर अपना धान बेचा है, क्योंकि बहुत बड़ा अन्याय है। किंतु फिर भी 1 तारीख से जो धान खरीदी हो रही है उसमें सरकार की तरफ से उचित व्यवस्था, बोरे का इंतजाम हो। धान सत्याग्रह पूरे प्रदेश में चलाया जाएगा। 3 मांगों को लेकर हम धान सत्याग्रह करने जा रहे हैं। उठे एक एक दाना, कम ना पड़े बारदाना, और एक मुश्त 2500 रुपया दिलवाना। यूपी प्रभारी आप सांसद सज्जन सिंह क्या कुछ कह रहे हैं, आपको सुना देते हैं। बिजली का स्मार्ट मीटर जो मिल्खा सिंह से ज्यादा तेज भाग रहा है। बिजली का स्मार्ट मीटर पिछले 2 साल से 30% ज्यादा तेजी से भाग रहा है, और कोई ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये एक रिपोर्ट के माध्यम से सार्वजनिक हुआ है। उसके बाद तरह तरह की चालबाजी हो रही है। कभी कहा जाता है ये टोल फ्री नंबर, इस पे आप फोन कीजिए आपका मीटर ठीक हो जाएगा। कभी कहा जाता है चेक मीटर लगवाइए, उसका पैसा दीजिए। कभी कुछ कभी कुछ। मेरे ये समझ में नहीं आता कि जब आपके पास 30% ज्यादा मीटर भागने की रिपोर्ट आ गई तो आप 30% पैसा ब्याज सहित वापस क्यों नहीं करते? आपको 30% पैसा ब्याज सहित वापस करना चाहिए। आप उपभोक्ताओं को, उत्तर प्रदेश के बिजली उपभोक्ताओं को, उत्तर प्रदेश की जनता को उससे लूटा गया पैसा वापस नहीं करना चाहते, और चेक मीटर और फलाना मीटर और ढिमका मीटर और जांच होगी और परख होगी और फार्म भरो और टोल फ्री पे करो। ये क्यों कर रहे हैं आप? तो इसलिए अगर उत्तर प्रदेश के उपभोक्ताओं से जो 2 साल में ठगी हुई है, ब्याज सहित उनका पैसा वापस नहीं होता, तो पूरे उत्तर प्रदेश के एक एक गांव में हम जनता को लामबंद करेंगे। और इस बिजली चोरी के खिलाफ, जो बिजली के बिल पर चोरी की गई है, हमसे भ्रष्टाचार किया गया है, उस चोरी और भ्रष्टाचार जो जनता के साथ किया गया है, उसके खिलाफ एक व्यापक आंदोलन उत्तर प्रदेश में आम आदमी पार्टी करेगी। कोरोना घोटाले का नाम आप लोगों ने सुना होगा। भूल गए शायद लोग कि आदित्यनाथ जी ने एक एसआईटी भी बनाई थी, और उस एसआईटी को 10 दिन में रिपोर्ट भी देना था। लेकिन एसआईटी तो आदित्यनाथ जी के लिए सुरक्षा कवच बन गया है। एक एसपी महोबा में इंद्रकांत त्रिपाठी व्यापारी की हत्या करवा दे तो एसआईटी बना दो। भिकरू कांड हुआ, एसआईटी बना दो।
69,000 शिक्षकों की भर्ती का घोटाला हुआ, एसआईटी बना दो। हाथरस का कांड हुआ, एसआईटी बना दो। पीपी किट का घोटाला हुआ, एसआईटी बना दो। कोरोना का घोटाला हुआ, एसआईटी बना दो। ग्राम विकास अधिकारी की भर्ती का मामला हुआ, एसआईटी बना दो। तो हर चीज में एसआईटी बनाकर उसको कूड़ेदान में डाल दो। यानी एसआईटी योगी आदित्यनाथ जी की सरकार के लिए सुरक्षा कवच बन गया है और एक डंपिंग यार्ड बन गया है, जहां पर कूड़ेदान में एसआईटी के मुद्दे को डाल दिया जाता है और उसमें फिर कुछ भी नहीं पूछा जाता कि क्या इसमें कार्रवाई हुई, कितनों को जेल में भेजा गया, कितने पे मुकदमा लिखा गया, कितनों से रिकवरी हुई। तो मैं ये मांग करता हूं कि एसआईटीज की क्या रिपोर्ट अब तक आई, इसको जानने के लिए एक एसआईटी बना दें आदित्यनाथ जी। एक नई एसआईटी बना दीजिए कि जो एसआईटीज अब तक बनी तमाम मामलों में, उस एसआईटी में क्या हुआ, इसके लिए एक एसआईटी बना दीजिए आदित्यनाथ जी। आप एसआईटी के नाम पे भी जनता को मूर्ख बना रहे हैं। अरे कोरोना घोटाले में 10 दिन की रिपोर्ट कहां गई? 75 जिलों में कोरोना घोटाले का भ्रष्टाचार कहां गया? जो 800 रुपए का ऑक्सीमीटर 5,000 में खरीदा गया, 1600 का थर्मोमीटर 13,000 में खरीदा गया, 800% कमीशन जो खाया गया, उन कमीशन खोरों के खिलाफ कार्रवाई क्या हुई? और हमारा छत्तीसगढ़ की बड़ी फिलहाल ही देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। नमस्कार।